नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 18 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेन ऑफिस बियरर्स हैं उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाना और वहाँ पर बातचीत करना। तो बोले ये अपने आप में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जो एक इमेज होती है, या फिर जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्शन मॉनिटर करने वाली एंटिटी है, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जाना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने, बोले ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। तो एक कंट्रोवर्सी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो बकलिंग द आर्म्स लेंथ, ये दोनों हम आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो यहाँ पर नॉट सो स्वीट। अभी WTO के द्वारा इंडिया को एक तरीके से गाइडलाइन दी गई है कि आने वाले 120 दिनों में, लगभग 4 महीनों के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फार्मर्स को, जो शुगर केन फार्मर्स हैं जिनको सब्सिडी दी जाती है, बोले उस सब्सिडी को विड्रॉ करें। बट वही बात है, ये तो कुछ ऐसा हो गया जिस तरीके से कि काम हो चुका, उसके बाद में फिर WTO ने अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिए हों, क्योंकि ऑलरेडी जो सब्सिडी का लेवल है वो कम हो चुका है। जानेंगे पूरा मुद्दा। और इसके अलावा एक आर्टिकल है वो ये रहेगा, ये शील्डिंग द स्टेट। अभी कल ही हमने एक रिपोर्ट डिस्कस की थी, है ना। वो रिपोर्ट डिस्कस करने से आपने ज़रूर देखा होगा, वो वीडियो नहीं देखा हो तो ये जब आर्टिकल स्टार्ट होगा उससे जस्ट पहले आई बटन में आपको उस कल वाले वीडियो की लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आप शुरुआत में देख लेना, ठीक है। शुरुआती यूँ मान लो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगी रिपोर्ट में कि क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। तो ऐसे में स्टेट मतलब सरकार को शील्डिंग प्रोवाइड करने का काम कर रही है पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के रिकमेंडेशन, जो कि डेटा प्रिवेसी लॉ से संबंधित या डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उससे संबंधित जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनके बेसिस, उनको यहाँ पर जो राइटर हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं, जानेंगे इसको भी। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको डिटेल में। देखो, शुरुआत है बकलिंग से। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल जो भी हैं, जो भी हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी जो राइट्स की बात होती है एक तो वो, और इन राइट्स को अपहेल्ड करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में सेपरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखो, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे की रिस्पेक्ट करे, दूसरे को डिग्निटी प्रोवाइड करे, एग्जैक्टली ये वैसा ही काम है जैसा कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से रिस्पेक्ट मांगे और डिग्निफाइड ट्रीटमेंट मांगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई। हमारे फोरफादर्स ने ये बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके फाइनलाइज किया था कि एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस के अंडर में नहीं हो। नहीं तो क्या होगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, जो भी सरकार बनाने वाली जो पार्टी होगी, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करवाएगी इलेक्शंस को, और नहीं उससे अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मर्डर हो जाएगा। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया हुआ आर्टिकल 324 के अंडर में, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आप कह सकते हो उनकी ड्यूटी है बेसिकली। इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो बहुत बार ऐसा मुद्दा हाईलाइट होते रहते हैं कि जिनके ऊपर क्वेश्चन राइज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार तो क्या होता है, इलेक्शंस 1-1, 2-2 वोट से भी जीते जाते हैं। जैसे मैं राजस्थान का एक केस बताता हूँ, या आप भी अपनी स्टेट का जानते होंगे। नाथद्वारा करके एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, राजस्थान स्टेट असेंबली की। वहाँ पर जो अभी राजस्थान असेंबली के स्पीकर जो हैं CP जोशी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनको 1 वोट से हार मिली थी। 2009 के वोट्स की बात है, 2008 या 9 में इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम की बात है वो। तो इस तरीके से एक वोट की जब बात आती है तो कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं कि भाई ये जो पोल मॉनिटर है ये वाकई में कहीं ना कहीं गफले करता है। तो सवाल ये है कि ये जो फेयरनेस है, इंडिपेंडेंस है, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी अपने आप में इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है उसकी बन जाती है। अब रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है, क्यों हम ये डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इनको समन किया गया। दैट मीन्स उनको ऑर्डर किया गया कि आप आओ और हमसे मिलो।
और दुख की बात तो ये है कि इन्होंने पहले तो मना किया, पर इसके बाद में अल्टीमेटली ये पीएमओ में आए और यहाँ पर इनकी बातचीत हुई। तो ये बोला बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बड़ा सवाल है कि जहाँ पर पीएमओ के ऑफिशियल्स को जाकर के मिलना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या उनके ऑफिस में जाकर के, उसका जस्ट उल्टा होना, तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी का कारण बन चुका है। और इस कंट्रोवर्सी के बेसिस पे वाकई में क्वेश्चन भी रेज होने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले जब कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना रहा है एग्जीक्यूटिव्स का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उनको वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स में जाकर के मिलने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो देखो इंस्टीट्यूशंस में बैलेंस बनाना ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, पर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको फॉर्मिडेबल बॉडी के तौर पे हम देखते हैं कि हाँ जी ये अपने आप में अपना रोल एकदम फ्री एंड फेयर मैनर में विदाउट एनी प्रिजुडाइज, विदाउट एनी पार्टीशनशिप, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। पर मुद्दा आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों? तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल तो हमेशा से उठते आए हैं, ठीक है, पर एक टाइम ऐसा भी रहा है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, और उसके पीछे कारण था 1990s के टाइम पे जो कोalition गवर्नमेंट चल रही थी वो। ठीक है, दूसरी चीज़, उस टाइम पर 1990s में लीडरशिप थी TN शेषान की। ठीक है, इनकी लीडरशिप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि सोया हुआ जो इंस्टीट्यूशन था वो एकदम से जाग खड़ा हुआ, ठीक है, उठ खड़ा हुआ, और TN शेषन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल था उसको रूल बेसिस पे एप्लीकेबल बनाया, जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और जैसा कुछ डॉक्यूमेंट में या जो कुछ भी लॉज ने अलाउ किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट की, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एज इट इज़ अप्लाई करना। ठीक है, वो चीज़ें TN शेषान के टाइम पर ही हुई थी, उस टाइम पर रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ऐसे में जो एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक साम्य जो बैठना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि 2 दशक का टाइम था, 1990 से 2000, 2000 से लेकर के 2013, ये लगभग 20 साल का टाइम अगर देखो तो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, कोalition सरकारें थी। फिर 2014 में आपको पता है फिर से आपको ये जो बीजेपी की सरकार आती है, पर हाँ इनके पास में खुद के पास मेजोरिटी होने के बावजूद 282 सीटें थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कोalition की गवर्नमेंट बनाई, वो बात अलग है, बट पकड़ जो है वो तो सिंगल पार्टी की है। तो ऐसे में एक अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, या फिर आप कह सकते हो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कहीं अगर आकर के और एग्जीक्यूटिव्स के सामने नतमस्तक हो जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस राइज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए बात आ गई। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में गुजरात इलेक्शन जैसे हुए थे 2017 में, तो उस टाइम पर इलेक्शंस का जो शेड्यूल था वो अनाउंसमेंट करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थोड़ा डिले कर दिया था, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। इसके अलावा कोविड सेकेंड वेव चल रही थी, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन जब हो रहे थे, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी उसको फेवर करते हुए दिखाई दिया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इलेक्शन कमीशन को। तो बात क्या आ जाती है कि देखो एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस तो मेंटेन होनी ही चाहिए एग्जीक्यूटिव्स के साथ में, एग्जीक्यूटिव्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को अपनी खुद की राइट्स हैं उनको अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह सकते थे लॉ मिनिस्ट्री को कि भाई हम रिक्रीट करते हैं कि हम आ नहीं सकते हैं और आप एक बार आ जाओ हमसे मिल लो, ये भी कहा जा सकता था। एग्जैक्टली जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना वो कुरैशी जी का है, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी खुद की एक स्टोरी बताई है कि कैसे ऐसे सिचुएशन मेरे सामने भी आई थी और मैंने फिर बाद में कैसे टैकल किया था इस सिचुएशन को, बजाय इसके कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ में वो अपनी टीम को लेकर के सीधे ही पहुंच गए पीएमओ। जो बातचीत हुई वो तो अलग है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म थे या कुछ और, पर जो इशू है वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे देखो नज़रें तो सबकी अब लग चुकी हैं कि पता नहीं क्या बातचीत हुई है, बट ये जो कुछ भी हुआ है ना इसको एक बार सही से करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये जो कंडक्ट हुआ ये एक तरीके का अनप्रेसिडेंटेड है, जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट आर्टिकल है द आर्म्स लेंथ टेस्ट। आर्टिकल को लिखा है SY कुरैशी जी ने। इनका भी एग्जैक्टली वही कहना है जो हमने ऑलरेडी बात कर ली
कि बोले फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उठा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ के दो इलेक्शन कमिश्नर वो पीएमओ में आए और उनकी मीटिंग हुई। तो बोला मेरे पास में बहुत क्वेश्चन राइज हुआ कि 2006 27 जून 2006 की बात है। बोले कि जब मेरे पास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे हुआ करते थे पुलोक चटर्जी, तो बोलो उनका मेरे पास में कॉल आया और मुझे कहने लग गए कि क्या आप इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट होना चाहोगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप तो अपॉइंट करने वाले हो, क्यों मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर पूछ रहे हो। तो फिर बाद मुद्दा आता है कि क्योंकि एसवाई कुरैशी जी उस टाइम पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो बोला मुझे रिज़ाइन करना था और रिज़ाइन करने के बाद में इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट मुझे मिलती। तो ऐसे करके जब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ जब मैं बढ़ रहा था तो एक सेंस बड़ा अच्छा मेरे को लगा, वो ये कि एक तो मैं सेक्रेटरी की तरह काम कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उस केस में तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी थी कि हाँ जी किसको कहाँ पर क्या काम देना है, ठीक है। पर एक दूसरी तरफ जब मैं इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट हुआ तो एक इंडिपेंडेंट फील आई, एक न्यूट्रल और एक डिस्टेंट इंस्टीट्यूशन में जब काम करना शुरू किया तो उस टाइम पर मैं एग्जीक्यूटिव्स की मर्जी पे नहीं था कि एग्जीक्यूटिव मन में आएंगे वो मेरे साथ में करेंगे या फिर मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो बोले इन दोनों चीज़ों में 2 रात दिन का फ़र्क था दोनों एक्सपीरियंसेस में। बोलो वही चीज़ अभी लेटेस्ट अगर देखें कि जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे फोर फादर्स ने इंडिपेंडेंट बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी की मेन जो आत्मा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, फ्री फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस हैं। बोले यहाँ पर, और ये एक अपने आप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एसेंशियल कंडीशन भी है। इसको आप बोल सकते हो सिन qua non, दैट मीन्स एसेंशियल कंडीशन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इनको करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आप एक बार थोड़ा सा अप्लाई करो सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर। अगर जिस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स ने पीएमओ से ऑर्डर्स निकले हैं समन करने के लिए, एक तरीके से कॉल जाता है जी इलेक्शन कमीशन के पास में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में कि आप आओ और हमसे मिलो, तो ऐसे क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप ऐसे ही कॉल करोगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको आप समन करोगे तो वो अपनी क्या फुल बेंच के साथ में आपके साथ मीटिंग करने आ जाएंगे? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, तो बोले इस तरीके से कोई नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसीलिए दिया गया है कि आप एक आर्म्स लेंथ को मेंटेन कर सको। ऐसा ना हो कि जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अपने आप की कोई भी पावर आपके ऊपर इंपोज करने की कोशिश करे। आपको अपनी जो एक रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्राइव करने की ज़रूरत है ना, फाइट करने की ज़रूरत है। क्योंकि वही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर जब ये पूछा गया कि आप वहाँ पर मीटिंग के लिए क्यों गए थे, बोला जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। तो सवाल ये है कि अगर सही में मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर जाते हैं और उनसे पूछा जाए कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बात करने के लिए गए थे, भले यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ जाने की बजाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे कि भाई हमारी डिग्निटी को आप कैसे हार्म कर सकते हो। आपको अगर मिलना है तो हमारे यहाँ पर आकर मिलो। आपको भी पता होगा कि ओपिनियन आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो है ओपिनियन ले सकता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकते हैं। पर उस केस में एक प्रोविज़न जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का अगर कोई हो रखी है तो उस मुद्दे को छोड़ दो, बाकी हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देनी भी है कि नहीं देनी, राइट। तो ऐसे में केवल एक मुद्दा ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव अपनी तरफ से अगर कोई बात के लिए एडवाइस मांगे तो उसमें देनी ही पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के। वो केवल एक ही है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज को अगर इंटरप्रेट करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई एग्रीमेंट हो रखा हो उसको। बाकी और चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं, ऑलरेडी ओवरलोडेड हम, ठीक है। वैसे तो खैर डेमोक्रेसी में हार्मनी भी होनी चाहिए पूरे सिस्टम में, पर मुद्दा जब आ जाता है बैलेंस का, एक चेक एंड बैलेंस का, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस का, तब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर बाद में राइटर अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देते हैं कि न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की है, बोले उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी है। बोले एग्जैक्टली ऐसी चीज़ मेरे सामने भी आई थी जब
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी का मेरे पास में कॉल आया था। वो कैसे, आगे देखते हैं। देखो, वीरप्पा मोइली जी का कॉल आया था, उस टाइम पे वो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऑफिसर्स को बुलाना और उनसे क्वेश्चन आंसर करना या फिर जो भी डिस्कशन करना था वो बोले एक तरीके से, एक तो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुआ। बातचीत क्या हुई है उसको पब्लिक डोमेन में ओपन नहीं किया है। अगर पब्लिक डोमेन में ओपन भी करते तो जहाँ तक है ये प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये मतलब वही चीज़ है, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं यहाँ पर। फिर बात आ जाती है कि अब मेरा खुद के इशू की बात बताता हूँ कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें हमें कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल्स में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेसिडेंस है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब रैंकिंग के हिसाब से देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रैंक होता है 9वां, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका रैंक होता है 23rd। तो आप बताओ, एक कम रैंक का बंदा हायर रैंक के बंदे को बुला लेगा कि आप हमारे यहाँ पर आओ, ऑर्डर देते हैं हम आपको और आपसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे? तो बोले ये तो प्रोटोकॉल्स का भी वायलेशन हो रहा है, आप इनको कैसे सेकेंडरी कर सकते हो? तो इस तरीके से लॉ मिनिस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस प्रोवाइड करती है, बोलो वही लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे वही इस तरीके से अगर मुद्दों को इग्नोर करेगी तो ठीक बात नहीं है ना। हाँ, ये बात अगर होती कि पीएमओ के मेंबर्स जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर के मिलते तो एक बात अलग होती, पर इसका जस्ट उलट होना ये बात ठीक नहीं है। इसके आगे देखें तो इनका ये कहना है कि मेरे पास में वीरप्पा मोइली जी का कॉल आया, ठीक है, वो उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे, और कॉल आते हैं उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बातचीत करनी है, आपके पास टाइम हो तो मेरे ऑफिस में आके मिल लो। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि मैंने थोड़ी देर वेट किया और मैंने जवाब दिया, सॉरी सर, अगर मैं आपके यहाँ पर आऊँगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट की वायलेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला हुआ है उसके अगेंस्ट में चला जाऊँगा, और मैंने डिक्लाइन कर दिया। और उल्टा मैंने क्या कहा कि सर आप क्यों नहीं आ सकते, आप आ जाइए मेरे यहाँ पे और बैठ करके बातचीत करेंगे। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, वीरप्पा मोइली जी अपने साथ में जो भी ऑफिसर्स थे उनके साथ में आए और हमारी 3-4 घंटे की बातचीत हुई। तो बोलो उस टाइम पर इस तरीके से एक सोच समझ करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया गया। फिर उसके बाद में टाइम बीतता है, वीरप्पा मोइली जी हटा दिए जाते हैं और सलमान खुर्शीद वो बन जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ लॉ मिनिस्टर। फिर मुद्दा ये हो जाता है कि कुरैशी जी जो हैं, मनमोहन सिंह जी से इनकी बातचीत होती है, तो इनका कहना ये होता है कि भाई हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बातचीत कर रहे थे, अब मोइली जी की जगह आपने सलमान खुर्शीद जी को अपॉइंट कर दिया, तो रिफॉर्म्स क्या अब होंगे भी कि नहीं, या फिर जो हमने इतने 6 महीने से इतना काम किया, स्टेट लेवल पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ कंसेंसस क्रिएट किया है और अब हम रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं तो आपने चेंज कर दिया। तो फिर बाद में मनमोहन सिंह जी का जवाब था कि कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ एकदम कंटिन्यू रहेगा, सलमान खुर्शीद जी आपसे आकर के मिल लेंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद जी आपसे आकर के मिल लेंगे, ऐसा नहीं कहा कि आप मिल लेना उनसे। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिग्निटी का एक ख्याल रखा। तो सवाल आ जाता है यही कि देखो, बातचीत तो होती है, कंसल्टेशन होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इश्यू आता है तो उसके जो इंडिविजुअल्स हैं ना, लीडर्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जाकर के वहाँ पर फिर बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ में। उल्टा नहीं होता है कि एग्जीक्यूटिव्स के ऑफिस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इंडिविजुअल्स आए, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को तो मेंटेन करना जरूरी है ही, पर दूसरी तरफ ये जो कंट्रोवर्सी आ गई है, बोला इसमें बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं और उन सवालों को जवाब देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए मुश्किलें ही पैदा करेगा। इसके अलावा इनिशियली अगर देखें तो अभी जो ये इन्विटेशन दिया गया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर पीएमओ के द्वारा कि आओ और हमसे मिलो, तो उन्होंने शुरुआत में मना किया था, बोला उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि शुरुआत मना किया, पर बैक टू बैक अगर कॉल आए या इनफॉर्मल टॉक्स अगर कहीं पे होती है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन राइज कर देते हैं कि भाई आपके बीच में जो भी बातचीत हुई इसको पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दो, हेडेक ही खत्म हो जाएगी सारी की सारी। तो ये जो इंसिडेंट था ना, ये ट्रांसग्रेसिव रहा, बहुत ज़्यादा इमेज को डेंट करने वाला रहा। इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो इंटरेक्शन होना चाहिए उसमें कोई डाउट नहीं है, बट होना कैसे चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेथड लिखे हुए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीज़ों को अलाउ करता है
उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तब जाकर के रेपुटेशन, डिग्निटी ये मेंटेन रह पाएगी इंस्टीट्यूशंस की भी और साथ में इंडियन डेमोक्रेसी भी की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, शील्डिंग द स्टेट। आर्टिकल को देखो, अनिरुद्ध बर्मन ने लिखा है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अच्छा आई बटन में आपको मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, पहले आप वो देख लो। हाँ, तो बात है हमारी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अभी जो रिकमेंडेशन आई है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पे, तो बोला जिस तरीके की इमेजिनेशन की गई थी, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी आर्किटेक्चरल या रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोले एग्जैक्टली वैसा ही कुछ किया गया है। पर हाँ, कुछ मुद्दे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स भी राइज हो रही है और उन प्रपोजल्स में ज़रूरत है कि एक प्रॉपर डेलिब्रेशन हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी इकोनॉमी पेज पर डिस्कस किया था, ध्यान हो तो आपको, एक तो क्रिप्टो करेंसी बिल और एक ये जो डेटा प्रोटेक्शन है बिल, ये दोनों पे बोला अभी डिले हो सकता है इनको एक्ट बनने में, क्योंकि अभी डेलिब्रेशन और होनी बाकी है। अभी फिलहाल तो देखो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई हुई है, उन रिकमेंडेशंस को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई है उनमें सबसे पहला तो ये कि सोवरन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बात कही है, वो ये कि डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करना, कि भाई इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा और गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना आप गवर्नमेंट और जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इस एक्ट के तहत, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल जब एक्ट बन जाएगा तब, तो बोला उस अथॉरिटी की अप्रूवल के बिना आप इंडियंस का डेटा किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ऐसे में ये अपने आप में प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट लगा दिया, कुछ लिमिटेशन लगा दी है फ्री फ्लो ऑफ डेटा पे, कि भाई सिक्योरिटी इशू आ जाते हैं किसी, और इसमें डाउट भी नहीं है। देखो डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह आपने ज़रूर सुना होगा कि डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल। ठीक है, आज के टाइम पे जो नया अगर कोई ईंधन है तो वो डेटा है, तो उस केस में आप डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। इसके आगे अगर देखें तो बिजनेस जो है वो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से पर्सनल डेटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर दैट इज डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, बोलो उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो राइटर एक तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि पहले तो केवल जो बिल आया था 2019 में, उसमें तो केवल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ना, उसी के अप्रूवल की ज़रूरत थी। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेयर और ऐड कर दी है कि आप अगर डेटा को कहीं ले जाना चाहते हो तो उसके पीछे ये दोनों का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी कि अगर डेटा शेयरिंग की भी जाती है थर्ड कंट्री के साथ में, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा एक लिमिट के बाद में। पर वो लिमिट जो है, उस लिमिट के अंदर अगर डेटा शेयरिंग करनी हो तब तक तो ठीक है। मान लो फेसबुक पर हम लॉगिन करते हैं, अब फेसबुक अगर डेटा कहीं शेयर करे तो एक लिमिट के अंदर अंदर शेयरिंग करे तब तक तो बोला कोई इशू नहीं है। पर उस लिमिट से ऊपर जाकर के अगर डेटा शेयरिंग का काम करना चाहे फेसबुक, तो गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बोले इस चीज़ में जो मेन पकड़ बना दी है वो किसकी बना दी? गवर्नमेंट की। एक तो मुद्दा ये। इसी तरीके से डेटा के लोकलाइजेशन के पीछे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो कुछ ऐसे कि भाई हमारा डेटा हमारे पास रहेगा तो हम लोकल इनोवेशन को ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को प्रमोशन मिल पाएगा, प्रॉपर टैक्सेशन कर पाएंगे जो भी डिजिटल कंपनी, जो बड़ी बड़ी डिजिटल जाइंट्स हैं उन पे, कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर कितना डेटा एक्सेस कर रही हैं ये कंपनियाँ, कितना इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से बोला टैक्सेशन एम्बिट भी हम यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स उनका डेटा बाहर ले जा करके आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उनका मिसयूज़ किया जा सकता है, ब्लैकमेलिंग की जा सकती है, हैकिंग की जा सकती है, सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा स्विफ्ट कोड जो ऑलरेडी काम कर रहा है बैंकिंग सिस्टम में, आपको पता होगा इस बारे में कि जब बैंकों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सेटल करना होता है तो स्विफ्ट सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए भी फाइनेंशियल, मतलब अपना खुद का एक लोकल फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो बोले हर तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से जो ये कहा ना कि हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं या डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, बोले इसकी बजाय मेरा ये मानना है, राइटर ये बोल रहे हैं कि इंडिजिनाइजेशन का वर्ड यूज करना चाहिए था, ना कि डेटा लोकलाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये ब्रॉडर थ्रस्ट को शो करता है। जैसे कि अगर हमारा डेटा यहाँ पर हम यूज़ करना चाहे हमारे खुद की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके लिए, तो बोला बाहर का जो डेटा है,
जैसे बाहर की कोई कंपनी है, लोकल कंपनी है, तो उनको भी आप ये प्रमोशन दे दोगे कि भाई आप बाहर की कंपनियों कोई बात नहीं, पर आप यहीं की यहीं पर रिसर्च करो और अपना काम करो। लोकलाइजेशन में वर्ड आ गया लोकल। लोकल का मतलब डोमेस्टिक। पर जो इंटरनेशनल डिजिटल जाइंट कंपनीज है जो कि इंडिया में आके ऑपरेट कर रही हैं, अगर उनको ये लगे कि हाँ इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वो कंपनीज भी उस डेटा का यूज करके इनोवेशन इंडिया में ला सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि बोलो लोकलाइजेशन की बजाय इंडिजिनाइजेशन एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो एक मुद्दा तो हो गया डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के। फिर सेकंड जो इश्यू है दैट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कि बिल के अंडर में जो भी लगाम लगाई जा रही है, मॉनिटरिंग करने की बात की जा रही है उसमें। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या कहा है, बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब आप इंटरमीडियरी ना मान करके इनको प्लेटफॉर्म मानो या पब्लिशर की तरह ट्रीट करो, क्योंकि अब इनके पास में डेटा बहुत सारे यूजर्स का अवेलेबल होगा, तो इनको डेटा फिड्यूशियरी बोला जाएगा। फिड्यूशियरी का मतलब हो गया ट्रस्टी, कि हाँ जी हमने हमारा डेटा आपको दे दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है इसका ध्यान रखना। तो बोले इसमें कंपनीज के ऊपर जो जिम्मेदारी फिक्स करने की जरूरत है वो कहीं ना कहीं यहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से पुश किया है कि भाई आप कोई भी एक्टिविटी डेटा के साथ में करते हो तो उसकी जो भी लीगल इंप्लीकेशंस हैं वो आपको फेस करनी पड़ेगी अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ मिलती है। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर इनके लिए बहुत सारा स्पेस क्रिएट है, इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बोला उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप कब्र खोदते चले जा रहे हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लिबरली काम कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज की टर्म है उसको आपने प्लेटफॉर्म टर्म से रिप्लेस कर दिया है, और प्लेटफॉर्म टर्म अगर आ जाती है तो फिर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और मुद्दा आ जाता है। इसके अलावा जो बिजनेस हैं, जैसे हम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बात करें या इन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो बोले यहां पर अब ये जो क्वेश्चन है कि हाँ भाई इनका रेगुलेशन कैसे होगा, तो इसके लिए नॉर्मेटिव डिस्कशन नहीं होगा, एम्फिरिकल डिस्कशन होगा। एम्फिरिकल का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है थ्योरेटिकल, कि हाँ बस केवल आइडिया लिया कुछ और उसके ऊपर हमने कुछ आउटकम्स देखे। क्योंकि एम्फिरिकल इसलिए क्योंकि आज आपको पता है सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे सिचुएशन देखो कि एक जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितना प्लस का काम करते हैं, दूसरी तरफ आप देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से कम्युनल वायलेंस और ये भी राइज होते चले जाते हैं। रिसेंट आपको पता है फेसबुक की एक जो विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया, फिर बताया कि बोला इन डिजिटल जाइंट कंपनीज के लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी में हार्मनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल एक चीज़ देखते हैं कि कैसे भी करके प्रमोशन कैसे हो। ठीक है, तो इनके बीच में एक बारीक सी लाइन ही है, काम दोनों में एक ही हो रहा है, प्रमोशन और इधर भी प्रमोशन, बट एक तरफ कहीं ना कहीं वायलेंट आउटब्रेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सोच समझ करके एक एम्फिरिकल स्टडी की जरूरत है। कि एम्पिरिकल क्यों? क्योंकि आपको केवल और केवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही कुछ ना कुछ स्टडीज या फिर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस फिक्स करने की जरूरत है। इसके आगे पर यहां पर जब ये रेगुलेशन बढ़ जाएंगे तो बोला कि जो हम बोलते हैं ना फ्री स्पीच के लिए कि हाँ जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपनी फील को, अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बोले ये जो सोवरन रेगुलेटरी पावर जिस तरीके से राइज हो रही है, सोवरन का मतलब होगी सरकार, सरकारी पकड़ जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे राइज होगी, तो बोला फ्री स्पीच का जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसके अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से वर्कमैन लाइक अप्रोच अपनाई है। वर्कमैन लाइक अप्रोच का मतलब कि हाँ जी जैसा है वैसा का वैसा अप्लाई कर दो, बिना कोई केस टू केस स्टडी करते हुए। ठीक है, इसमें राइटर ये बोलना चाहते हैं कि कुछ पार्ट अगर देखें इस बिल के तो उनको मॉडिफाई तो किया है, पर मॉडिफिकेशन में जो चेंजेस हैं वो केवल आप टर्मिनोलॉजी में वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो एग्जाम्पशन है, छूट जो है बिल के तहत, वो मैनुअल प्रोसेसिंग के अंडर में दी हुई थी कि मान लो कि मशीन का यूज़ ना किए हुए बिना किसी एल्गोरिदम का यूज़ करके डेटा को कोई भी कंपनी एनालाइज करती है, तो अगर वो डेटा कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी कोई छोटी कंपनी है, मेरी कोई छोटी कंपनी है और मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूं और मेरा रजिस्टर चोरी हो गया, तो वो भी तो डेटा ही है ना, तो बोला उसको तो छूट दे दी गई। और
अब क्या किया गया है इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कि केवल डेटा का ये जो नाम था, पहले तो क्या बोल दिया मैन्युअल प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट, अब मैन्युअल की बजाय क्या बोल दिया नॉन ऑटोमेटेड। मतलब चीज तो वही है ना, नाम ही तो बदल रहे हो, चीज तो वो की वही है। जबकि एल्गोरिदम्स काम करती हैं, उनको समझना मुश्किल होता है अपने आप में, क्योंकि आज जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके पास में डेटा कितना ज़्यादा कलेक्टेड होता है, इनको एनालाइज करने के लिए अगर वो मैन्युअली बैठने लगेगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो वो तो मजबूर है कि डेटा को एनालाइज वो करें तो एल्गोरिदम्स का यूज़ करें, मशीन का ही यूज़ करें। ठीक है, तो बोले इस वजह से कहीं ना कहीं स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो स्कोप मिल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनके लिए चैलेंज क्रिएट हो गया कि वहां पर उनको बहुत ज्यादा अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से जो स्कोप है एक एम्प्लॉयर का, जैसे एक मान लो फेसबुक की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, ये कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट भी करेंगे, इनके एम्प्लॉयज भी काम करेंगे, तो उनका भी तो पर्सनल डेटा इनके पास में आएगा। अगर उसको भी आपने इसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया तो फिर बाद में इन कंपनीज के पास में क्या राइट रह जाएंगे, राइट। हाँ, ये बात ठीक है कि बच्चों से संबंधित डेटा है उनको प्रोटेक्ट करना, या फिर अगर कहीं पर भी डेटा ब्रीच हो तो उसको 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनको अलर्ट करना, ये ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर सवाल ये आ जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेटा को कैसे एक्सेस कर सकती है, इसका कितना क्या आप अवेलेबिलिटी या इंश्योर करोगे, उसमें क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। क्योंकि जितना नैरोनेस होती चली जाएगी उतना ही फिर बाद में डेटा एक्सेसिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी कॉम्प्रोमाइज होते चले जाएंगे। एक और बताते हैं कि एक और कंटेंशियस एस्पेक्ट है बिल के अंडर में, जो कि फिर बाद में पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से बातचीत भी हुई उस पर, कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एजेंसी की अगर बात करें उसका एम्बिट, तो उस एम्बिट का मतलब उसका जो कवरेज है उसको थोड़ा चेंज किया गया। और रिपोर्ट में ये बात कही गई है, जो भी बातें मतलब अपनी कही गई है कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलो उसमें भी थोड़ा सा कंटेंशियस इशू रह जाता है। ठीक है, जिसमें एक वर्ड आया है जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर। ये एक वर्ड यहां पर बिल में या पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा बात कही गई है। जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर, ये फॉलो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी ये कि जो भी ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, बोलो वहां पर जो डेटा अवेलेबल है या डेटा की जो एक्सेस है या उनकी जो एक्टिविटीज है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो बोलो वो जस्ट होनी चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अब सवाल ये आ जाता है कि जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अपहेल्ड करने के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ मुद्दा, क्वेश्चन राइज हो जाता है। अब ये चीज क्यों ये वर्ड ऐड किए गए, इसके पीछे राइटर बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 का जो जजमेंट है राइट टू प्रिवेसी का, कि आर्टिकल 21 का ये पार्ट है, तो बोलो उसी के अंडर में ये बोला है कि जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। पर सवाल ये है कि क्या एग्जीक्यूटिव्स जिनको आपने एम्पावर किया है वो जस्ट, फेयर एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर के मैनर में काम करते हैं खुद के, जो कि ये यहां पर इस डेटा प्रोटेक्शन वाले बिल की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कर पाएंगे। तो मुद्दा क्या आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव्स जब ट्रांसपेरेंटली खुद काम करेंगे तब जाकर के जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर को इंश्योर कर पाएंगे इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी अगर फंक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहां पर एक्वायर करने की तो कोशिश की है, या फिर उसके बेसिस पे ये जो लॉ बनाने की बात की है उसमें रिकमेंडेशन दी है, बट एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखी जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं ये जो जस्ट, फेयर, रीजनेबल, प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर जो फॉलो होना चाहिए एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, बोलो वो ही वहां पर मिसिंग है। तो ये इंश्योर कैसे करेंगे, यहां पर पार्शियलिटी का डर आ जाता है। इसके आगे फिर बाद में इसी तरीके की अप्रोच आगे बताई जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेक करेगी इन सारे इश्यूज को। सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ हमने देखा अभी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो है ही, और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, जो एक चेयरमैन होंगे और साथ में बाकी मेंबर्स भी होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, डेटा को कुछ भी अगर उसके साथ में छेड़खानी की जाती है तो ओवरऑल पावर किसके हाथ में आ रही है, क्लियर हो रहा ना बार बार कि भाई एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में ही चलती चली जा रही है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सालों की बात हो चुकी है जब से प्रिवेसी को लेकर के बातचीत हो रही है, पर सवाल यह है
कि स्टेट की पावर को आपने एक्सपेंड कर दिया, और सवाल और मुद्दा है प्रिवेसी का। अब प्रिवेसी के मुद्दे पे अगर स्टेट की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेगासस वाला जो ऑलरेडी मुद्दा चल रहा है वो भी तो एक क्वेश्चन राइज करता ही है, ठीक है ना। तो राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि प्रॉपर डेलिब्रेशन होना ज़रूरी है, और दूसरा प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए आपको स्टेट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट का मतलब सरकार हो गई, ठीक है, तब जा कर के काम हो पाएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो उसमें रिकमेंडेशन जो है वो बहुत अच्छी हैं, पर ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे अभी प्रॉपर डेलिब्रेशन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एनालिसिस हमारा राइटर के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट सो स्वीट। देखो, इस आर्टिकल को देखने से पहले आप एक बार जरूर देखना, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में, WTO में जो सब्सिडीज वाला जो मुद्दा चल रहा है इंडिया को लेकर की या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का, उसको एक बार डिटेल में जरूर देखोगे, क्योंकि ये फिर से आ चुका है, रिकॉल हो रहा है, उसी से संबंधित है कि इंडिया में जो शुगर केन ग्रोवर्स हैं बोले उनको सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फेयर नहीं है। ये बात WTO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, और इंडियन गवर्नमेंट को गाइड भी किया है कि भाई 120 दिन के अंदर अंदर आप ये जो सब्सिडी देते हो ना शुगर केन के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, बोले इस सब्सिडी को बंद करो। और ये मुद्दा हाईलाइट किया WTO में ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ने, ठीक है। तो ऐसे में देखो कि WTO की सब्सिडी का जो इशू है ना वो आप ज़रूर देखोगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। खैर, आ जाओ आर्टिकल में मेन। तो WTO का मेन मुद्दा तो आपको समझ में आ गया कि जो सब्सिडीज दी जाती है शुगर केन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, तो बोलो उसको आप विड्रॉ करो। तो ऐसे में सब्सिडीज जो 2019-20 में पर टन 10,448 रुपये दी जाती थी, वो घट करके 2020-21 में ऑलरेडी 6,000 रुपये तक तो आ गई। तो एडिटर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ऑलरेडी लेट हो चुका है WTO इस तरीके के रिकमेंडेशन देने में, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सब्सिडी का ये मुद्दा है ये ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। और अभी मई 2021 में तो ये 4,000 रुपये पर टन के हिसाब से आ गया। तो आप देख सकते हो 10,448 से कहाँ पर 4,000 में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डिक्लाइन हो रही है कि नहीं सब्सिडी। इसका मतलब WTO के पैनल ने जो भी अपनी फाइंडिंग से अपनी रिपोर्ट इंडिया के लिए दी है वो कुछ ऐसा हो गया कि आपने सारा कुछ रायता फैलने के बाद में फिर, या फिर जो सारा कुछ होना था उसके होने के बाद में आपने चेक किया कि हाँ जी ये भी करना है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, क्लोजिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड, कि भाई सारी चीजें हो गई, आप जो चाह रहे थे वो चीजें हो गई, फिर उसके बाद में आप संज्ञान ले रहे हो कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। पिछले 2 सालों के अंदर एक्सपोर्ट अगर देखो शुगर की एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से जो स्टॉक अक्टूबर 2019 में हमारे यहाँ पर शुगर का स्टॉक 14.5 मिलियन टन था ना, वो अब घट करके 8.3 मिलियन टन ही है, जो कि और घटने के चांसेस हैं। तो ऐसे में शुगर स्टॉक डाउन होने की वजह क्या है, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है। जब एक्सपोर्ट ऑलरेडी अच्छा हो रहा है तो उस केस में अब इंडियन गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की नौबत ही कहाँ आएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो सब्सिडी दे या फिर जो MSP डिक्लेयर की जाती है, वो MSP प्राइवेट सेक्टर में जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, वो देती है फार्मर्स को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो केवल एक गारंटी दिलाती है कि हाँ जी आप पैसा प्रोवाइड करो। तो बोले यहाँ पर जो WTO का स्टैंड है, पहली चीज़ तो इसको अपील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जाएगी, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली। पर अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बजाय गवर्नमेंट तो केवल इंश्योर कर रही है कि भी जी प्राइवेट सेक्टर में जो भी ये जो शुगर मिल्स ऑपरेट कर रही हैं वो इनको फार्मर्स को कॉम्पनसेट करें, उनकी रिक्वायरमेंट को कॉम्पनसेट करें, ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो MSP दी जाती है, ठीक है ना, वो अभी 1,11,000 करोड़ रुपए तक के लगभग है 2018-19 में, जो कि परमिटेड कितनी थी, 12,304 करोड़ रुपए। बेसिकली जब सब्सिडीज की इनकी बात आई थी ना, तब 1980s में WTO के समिट्स में आप देखोगे, जब मैं बता रहा हूँ आपको उसमें, तब आपको पता पड़ेगा कि जितना टोटल क्रॉप वैल्यू है उसके 10% से ज़्यादा आप शुगर केन ग्रोवर हो या फिर कोई सी भी क्रॉप हो, उनको आप इससे 10% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे सकते हो सब्सिडी के तौर पे, ठीक है। तो इस चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया तो केवल 12,300 करोड़ रुपए तक की सपोर्ट दे सकता है, जबकि इंडिया देता कितना है, 1,11,000 करोड़। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में चैलेंजेस और आ सकते हैं।
चैलेंजेस का मुद्दा ये आ जाता है कि भाई एमएसपी तो हमारा इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, सब्सिडी दें एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, उस पर क्वेश्चन करो। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करो तो उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे करके हमारे यहाँ के फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको सस्ता बना करके अगर मार्केट में बेचे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कम कर रही है। पर एमएसपी के मुद्दे के ऊपर आप सवाल उठाते हो कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको भी आप हटाओ, तो ये चीज कैसे चलेगी? एमएसपी तो हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी का मैटर है, तो इंडिया को खुद को डिसाइड करना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो ये डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी वाला मुद्दा है ना, इसको थोड़ा आप ढंग से पढ़ोगे जरूर से। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो शुगर स्टॉक है ये कम क्यों हो रहा है, या फिर शुगर केन की डिमांड क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि पेट्रोल में 10% जो एथेनॉल है उसकी ब्लेंडिंग की जाएगी 1 लीटर में। मतलब अगर 100 यूनिट अगर पेट्रोल है तो उसमें 10 उसमें टोटल कंटेंट अगर 100 यूनिट है तो उसमें 90 यूनिट तो होगी फॉसिल फ्यूल की और 10 यूनिट होगी किसकी? एथेनॉल की। तो बोला शुगर केन की तो वैसे ही और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ पर सब्सिडीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली वैसे ही राइज होंगी। ठीक है ना? तो ये है पूरा मुद्दा। तो सब डब्ल्यूटीओ में इंडिया की जो सब्सिडीज़ वाला इशू है उसको आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।